वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम लोग क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने अपना जो मेंडेलियन डायहैबिट का डेविएशन है उसको कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं पहले। जैसे न्यूक्लियस है, सबसे पहले न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था ऑर्किड के रूट सेल के अंदर। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको किसमें देखा था? इन सेल, ऑर्किड रूट सेल। हाँ, ऑर्किड रूट सेल में देखा था, ऑर्किड प्लांट के रूट सेल। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं, एक साइंटिस्ट थे हैफ मिशर। हैफ मिशर ने ये ऑब्जर्व किया, हैफ मिशर ने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये उन्होंने देखा था ट्रेडकेंशिया की लीफ के अंदर। तो एक साइंटिस्ट थे हैफ मिशर या हॉफ मिशर, हॉफ मिशर। मिशर ने ऑब्जर्व किया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसमें देखा था उन्होंने? इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में देखा। और किसके अंदर देखा था? इन लीफ ऑफ ट्रेडकेंशिया प्लांट। ट्रेडकेंशिया के लीफ में देखा उन्होंने ये एक थ्रेड लाइक, इसी के देखा। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम है, वो किसके अंदर ऑब्जर्व किया गया सबसे पहले? वो सबसे पहले ट्रेडकेंशिया की लीफ में ऑब्जर्व किया गया था। और किसने ऑब्जर्व किया था? हॉफ मिशर ने, या मिशर ने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको स्टडी किया। सर, ये हाँ जी, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर क्रोमेटिन को ही कह रहा है क्या? हाँ, क्रोमेटिन को कह रहे हैं। एक बार फिर से बताना है, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर। देखो, ये ट्रेडकेंशिया की लीफ ली ऑफ मिशर ने और उसके न्यूक्लियस को देखा। उसके न्यूक्लियस के अंदर उसने देखा कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, जिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फिर आगे चल के क्रोमेटिन बोला गया है। इसके बाद एक साइंटिस्ट ओके आए सर। जिनका नाम था फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग ने सालामंदर के न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। तो सालामंदर ने, सालामंदर के, सालामंदर जो रेप्टाइल है, सालामंदर की सेल में न्यूक्लियस को देखा उन्होंने, कई सारे न्यूक्लियाई देखे। और उस न्यूक्लियाई के अंदर भी उन्होंने इसी चीज को ऑब्जर्व किया। यही सेम स्ट्रक्चर फ्लेमिंग को भी देखने को मिले। फ्लेमिंग, या हम बोल सकते हैं देवर, सैलेमेंडर रेप्टाइल नहीं। हाँ, स्टडीड
by Fleming in the nuclei of salamander cells। प्लांट में तो हॉफमैन ने ऑब्जर्व किया और एनिमल में फ्लेमिंग ने ऑब्जर्व किया था, इसको स्टडी किया था, और इन्होंने इसको क्या नाम दिया बाद में फिर? दे वर नेम्ड एज क्रोमेटिन। दे वर नेम्ड एज क्रोमेटिन। और यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा जा रहा है इसे नाम दिया गया क्रोमेटिन। और फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने बाद में इसको नाम दिया क्रोमोसोम। लेटर ऑन they were named क्रोमोसोम। फिर इसको क्रोमोसोम नाम दिया गया बाय स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने इसको नाम दे दिया फिर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम का मतलब है क्रोमोसोम। यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है क्रोमा और दूसरा है सोमा। इनसे मिल के बना है क्रोमोसोम, क्रोमा और सोमा। क्रोमा का मतलब है कलर्ड और सोमा का मतलब है बॉडी। तो क्रोमोसोम का मतलब है ऐसी स्ट्रक्चर जो कि कलर्ड हो या जिनको हम स्टेन करके इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये डाइस है स्टेन हो जाएगा या इनको हम स्टेनिंग की मदद से देख सकते हैं। ये बोल सकते हैं क्रोमोसोम के बारे में। These structures can be seen by staining with dye। और ये क्या होती है? ये कलर्ड बॉडी होती है। क्रोमोसोम आर कलर्ड बॉडी, ठीक है। इतनी बातें हमें क्रोमोसोम के बारे में पता चली। इसके अलावा फिर एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, जिनका स्टेटमेंट आपने सेल में पढ़ा है। रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि जितनी भी न्यू सेल्स हैं या जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती हैं। ये स्टेटमेंट हम लोग सेल में पढ़ चुके हैं। फिर एक साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर ने, और क्या कहा देखो, स्ट्रासबर्गर ने बोला कि सभी न्यूक्लियस प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से डेवलप होते हैं, अराइज होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रुडोल्फ विर्चो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आप सेल में देख लेंगे, इन सेल। सेल से इस स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। स्टेटमेंट था ऑल द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक साइंटिस्ट थे फिर स्ट्रासबर्गर, इन्होंने क्या बोला? स्ट्रासबर्गर said that all nuclei arises from pre-existing nuclei। जो नए न्यूक्लियस हैं वो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई से डेवलप होते हैं, अराइज होते हैं। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एक थे सोटॉन और दूसरे थे बौरी। इन्होंने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
two scientists Sutton and Bowry gave chromosomal theory of inheritance. ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये किसने दिया था? ये दिया था सुटॉन और बॉरी ने। ठीक है, अब हम इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को ही आगे समझते हैं। तो हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए तो बात करते हैं अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ, सर एक बार पीछे वाला पेज दिख। ओके, इनहेरिटेंस। यस सर। ओके, अब देखिए, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, गिवन बाय सुटॉन एंड बॉवरी। सुटॉन और बॉवरी के द्वारा दिया गया है ये इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों ने अलग अलग इसके बारे में बातें बताई। और कब बताया था ये दिया था 1902 में। और फिर इसको एक्सपेंड किया गया तीन साइंटिस्ट के द्वारा, या हम बोल सकते हैं इट वाज एक्सपेंडेड बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने इसको एक्सपेंड किया, मॉर्गन और स्टुअर्ट वेंट, मॉर्गन, स्टुअर्ट वेंट एंड ब्रिज। ये जो ब्रिज और स्टुअर्ट वेंट थे, ये दोनों मॉर्गन के स्टूडेंट थे। स्टूडेंट थे दोनों ये मॉर्गन के। इन्होंने मिलके इस थ्योरी को एक्सपेंड किया था। और ये माना जाता है कि जो क्रोमोसोम है वो व्हीकल है। व्हीकल मतलब यही है जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में लेके जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज बिलीव दैट क्रोमोसोम आर व्हीकल that carry information from one generation to next। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स को लेके जाता है, इंफॉर्मेशन लेके जाता है, वो क्या है? वो क्रोमोसोम है। अब ये जो थ्योरी दी गई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसके कुछ फीचर्स हैं, तो हम इस थ्योरी के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं।
सेलिएंट फीचर्स देखते हैं। इसके कुछ फीचर्स देखें तो हम ये बोल सकते हैं, ब्रिजेस between one generation and the next generation between one generation and next generation through gametes they must carry all information, yeah, all genetic information। ठीक है, इसका मतलब ब्रिजेस ने बताई ये बात कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है गैमेट के थ्रू। ये बात ब्रिजेस ने एक्सप्लेन की, अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताई। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है, दोनों ही स्पर्म और ओवम ये इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं हेरिडिटी में ऑफ द ऑफस्प्रिंग। बोथ sperm and ovum contributes equally in the heredity of offspring। इसका मतलब है ऑफस्प्रिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन आएगी वो बराबर बराबर इंफॉर्मेशन आएगी स्पर्म से और ओवम से। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम देखा जाता है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम देखा जा रहा है। hence they may carry all the hereditary trait। इसका मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर हैं, वो सारे किसमें हैं? वो सारे कैरेक्टर न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है उसके अंदर है। इसके अलावा बोथ जीन एंड क्रोमोसोम्स आर अकर इन पेयर। इन्होंने बताया बोथ जीन एंड क्रोमोसोम, दोनों ही, जीन की बात करें या हम जो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ये सब कैसे हैं? अकर्स इन पेयर, ये पेयर में देखे जा रहे हैं। पेयर में किसके अंदर? इन ए डिप्लॉइड सेल में, एक डिप्लॉइड सेल में ये पेयर के अंदर है, या हम बोल सकते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में पेयर फॉर्म में होंगे।
इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। A gamete is haploid, गैमेट हैप्लॉइड है, hence it contain a single gene, इसलिए गैमेट में क्या होता है, एक सिंगल जीन देखा जाएगा, ये पेयर में नहीं होता, एंड क्रोमोसोम होगा। इसमें जो क्रोमोसोम होंगे गैमेट में वो सिंगल रहेंगे, पेयर फॉर्म में नहीं होंगे, जबकि डिप्लॉइड सेल में या डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर फॉर्म में देखे जाएंगे। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं, सर पेयर फॉर्म का मतलब क्या है सर इसमें? पेयर फॉर्म का मतलब जोड़े में रहेगा, ऐसे रहेगा, ये एक एक क्रोमोसोम हो एग्जांपल गया, बताओ ना सर, जीन और क्रोमोसोम दोनों का। हाँ ये क्रोमोसोम हो गया, ये एक जीन हो गया, ये एक जीन हो गया, तो पेयर फॉर्म में है यहाँ पे, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में पेयर फॉर्म में रहेंगे। हैप्लॉइड में क्या होगा, एक सिंगल क्रोमोसोम होगा, जीन भी क्या होगा, सिंगल होगा। इसके अलावा जीन और ओके सर। क्रोमोसोम दोनों ही साइनेप्स शो करते हैं मियोसिस के टाइम पर, और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये क्या होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली डिफरेंट सेल के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं, जीन एंड क्रोमोसोम जीन एंड क्रोमोसोम क्या बनाएंगे, ये साइनेप्स बना रहे हैं, और जो साइनेप्स है ये कब बन रहा है, ये बनेगा ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। इसके अलावा ये जो जीन और क्रोमोसोम है दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट सेल, ये डिफरेंट सेल में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे, और दोनों ही तरह के इफेक्ट शो करते हैं। और क्या करते हैं ये, कैसे बोल सकते हैं, दे प्रोड्यूस बोथ पेरेंट्रल एंड न्यू कॉम्बिनेशन, पेरेंट्रल और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट, पेरेंट्रल ट्रेट और नए कॉम्बिनेशन के ट्रेट्स शो करते हैं, जैसा हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे पढ़ा था, तो इस तरह से शो करेंगे। अब देखिए ये तो हो गए सैलिएंट फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जीन और क्रोमोसोम के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, हम उस सिमिलैरिटी को जरा देख लेते हैं कि क्या पैरेललिज्म है दोनों के बीच में, क्या कॉमन बातें हैं, क्या खास बातें हैं दोनों के बीच में जीन और क्रोमोसोम के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, जीन और क्रोमोसोम के बीच में क्या सिमिलैरिटी है या क्या चीज इसमें पैरेललिज्म देखने को मिलता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट समझते हैं यहाँ पे, जीन और क्रोमोसोम दोनों ही क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं एक जनरेशन से अगली जनरेशन में।
बोथ कैरी, सर लास्ट पेज निकालना एक बार। नोट कर लीजिए इसको। ओके सर, हो गया। सर थोड़ा पेज ऊपर करना। ये हो गया नोट डाउन। यस सर। अब देखिए इसमें कह रहा है बोथ कैरी, जो जीन और क्रोमोसोम है इनके लिए बात कर रहे हैं, बोथ कैरी इंफॉर्मेशन इनटू नेक्स्ट जनरेशन। ये दोनों इंफॉर्मेशन को अगली जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा जीन और क्रोमोसोम दोनों पेयर में देखे जाते हैं। बोथ अकर इन पेयर, दोनों पेयर फॉर्म में होंगे। ठीक है, जीन का जो पेयर होगा उसको बोलते हैं एलिलिक पेयर। माइक को प्लीज म्यूट रखें। और क्रोमोसोम का जो पेयर होगा उसको बोलते हैं होमोलोगस पेयर। दोनों पेयर फॉर्म में देखे जा रहे हैं। जीन एलिलिक पेयर की फॉर्म में होगा, जैसे प्लांट के लिए बात कर लेते हैं हाइट के जीन की, कैपिटल टी इस तरह से रहेगा, एलिलिक पेयर फॉर्म में है। क्रोमोसोम के लिए देखोगे तो इस तरह से हो सकता है, ये एक क्रोमोसोम और उसके सामने ये दूसरा, होमोलोगस पेयर फॉर्म में। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं ये दोनों ही साइनेप्स शो करते हैं। बोथ शो साइनेप्स मियोसिस के टाइम पर। और कौन से स्टेज में आते हैं? ये जाइगोटिन स्टेज में। इसके अलावा दोनों के दोनों एनाफेज 1 में सेग्रीगेट हो जाएंगे। बोथ सेग्रीगेट या सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 1 and the haploid condition is restored या stabilized। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गैमेट में इस लाइन का मतलब क्या है? हैप्लॉइड कंडीशन इज रिस्टोर या स्टेबलाइज। इसका मतलब है गैमेट कंडीशन में जब ये आएगा तो इसमें एक जीन या एक क्रोमोसोम रहेगा। तो हम लिखते हैं इट मींस इन गैमेट कंडीशन one gene and a single
क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। वन जीन का मतलब क्या है, यहाँ पे एलिलिक पेयर के एक फॉर्म को बोला जा रहा है इसको, या सिंगल क्रोमोसोम यानी कि इसको, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इसकी जो डिप्लॉयड और पेयर्ड कंडीशन है वो कब आएगी, वो आएगी फर्टिलाइजेशन के बाद। सर बोथ जो साइनेप्स का मतलब क्या है? मतलब दोनों ही साइनेप्स बनाएंगे, साइनेप्स की फॉर्मेशन करेंगे, जैसा कि हमने सेल मतलब डिवीजन में देखा था। म्यूसिस के टाइम पे? हाँ जी। ओके सर। स्टेज का नाम बताता हूँ, जाइगोटिक स्टेज में होगा। यस सर। इनकी जो डिप्लॉयड एंड पेयर कंडीशन है, डियर डिप्लॉयड एंड पेयर्ड कंडीशन डिप्लॉयड एंड पेयर्ड कंडीशन इज रीस्टोर्ड बाय फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा गैमेट का, तो फिर से ये अपनी पेयर कंडीशन में या पेयर फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। एक बात हम और कह सकते हैं, दोनों ही जीन एंड क्रोमोसोम ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं। बोथ जीन एंड क्रोमोसोम फॉलो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और क्रोमोसोम और जीन दोनों ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी फॉलो करते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जो कि है उन जीन के लिए जो सेम क्रोमोसोम पर हैं और लिंकेज शो कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते। तो ये पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं। बोथ क्रोमोसोम एंड जीन, दोनों ही क्रोमोसोम और जीन जीन जो कि डिफरेंट या जीन जो कि डिफरेंट क्रोमोसोम पे देखे जा रहे हैं, तो ये कंडीशन है यहाँ पे, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। उन जीन के लिए बात कर रहे हैं हम जो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसका एक्सेप्शन क्या है, ब्रैकेट में लिखते हैं, एक्सेप्ट जीन present on same chromosome and show linkage। जो जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं, लिंकेज शो कर रहे हैं, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जीन आपस में टाइटली लिंक रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम। जीन और क्रोमोसोम में कुछ जो कॉमन बातें हैं वो हमने समझ ली हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में हमें समझना है। तो क्रोमोसोम की जो डिटेल है वो हमने सेल वाले चैप्टर में कवर की हुई है। तो आप सेल वाले पोर्शन से क्रोमोसोम की डिटेल देख सकते हैं। इसमें आपको टाइप्स, शेप ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कवर करने होंगे। तो वहां से आप इसको एक बार देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, कि क्रोमोसोम कितने सर तरीके पेज के। थोड़ा ऊपर करना।
पेज ऊपर कर दो सर। क्रोमोसोम जो है वो कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके ग्रुप में मैं कुछ पिक्स वगैरह शेयर करूंगा और उनसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। वैसे सेल वाले पोर्शन में ये जो टॉपिक हैं जिनकी पिक्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो हम लोग कवर कर चुके हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं।